हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर के जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करते हैं हम शुरुआत आज के सबसे पहले पॉइंट की। भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता प्राप्त या मान्यता पाने वाला बना है चौथा देश। ठीक है, ये आपको पॉइंट कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम यानी WWRNS के एक भाग के रूप में मान्यता दे दी गई है, जो कि ये मान्यता पाने वाला भारत है। ये चौथा देश बना है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO द्वारा मान्यता मिलने के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अन्य देश 3 देश जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन सिस्टम है, जो कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद में अब हमारा भारत बना है। ठीक है, वो चौथे नंबर पर है। इसके बाद में आप आगे देखोगे इसके अंदर तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर के जल में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, उसके बाद में नौवहन के महानिदेशक जो है और IRNSS को WWRNS के घटक के रूप में मान्यता देने के लिए IMO के संपर्क किया था, जो कि अमेरिका के स्वायत्त वाले ग्लोबल पोजीशन सिस्टम या रूस के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इस प्रक्रिया में लगभग 2 साल लग गए। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने पहले बताया है वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में IRNSS एक आधुनिक और अधिक सटीक नेविगेशन प्रणाली थी और किसी भी समय भारतीय जल में कम से कम 2500 व्यापारी जहाज है जो सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ठीक है, ये आपको अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो। भारत के पास में 2500 जहाजें हैं। ठीक है, IRNSS का उपयोग भारतीय सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्र के पानी में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता के लिए ये किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी पॉइंट नंबर 2 है, PM मोदी ने यूपी में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की रखी है आधारशिला। ठीक है, PM मोदी जी ने यूपी में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की रखी है आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और विंध्याचल क्षेत्र के सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है और इस परियोजना की कुल अनुमानित जो लागत है वो लगभग है, ये आपके सामने है, 5,55,555.38 जो करोड़ रुपए हैं वो इसकी रहेगी। ठीक है, इसके बाद में इस परियोजना में 2995 गाँवों के सभी ग्रामीण घरों में घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे और जिससे इन जिलों की लगभग है वो 42 जो लाख आबादी है उसको इसका लाभ इसको होगा। ठीक है, इन सभी गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समिति पानी समिति का गठन किया गया है, जो संचालन और रखरखाव की भी इसकी जिम्मेदारी को संभालेगा। इस महीने को जो ये योजना है, इस योजना को 24 महीनों में पूरा करने की योजना बनाई गई है, यानी ये 2 साल के लिए है। 2 साल के अंदर इसको पूरा करना होगा। ठीक है, उसके बाद में देखोगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। ये आपको नोट करना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आगे पॉइंट नंबर 3 है हमारा, अंडमान सागर में आयोजित किया दूसरा त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास SITMEX20। ठीक है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास जो SITMEX20 का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको पूरा कंप्लीट लाइन नोट करना है। ठीक है, ये आपको पूरा लाइन है वो अपनों को नोट कर लेना है। ठीक है, इस अभ्यास के 2020 संस्करण की मेज़बानी है ये रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी यानी RSN द्वारा की जा रही है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, भारतीय नौसेना जहाज़ों सहित स्वदेश निर्मित ASW कॉर्वेट कॉर्मेट और मिसाइल कॉर्वेट जो खरमुख है उसने भी इसमें अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखोगे ये आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है। ठीक है, अगर अपन 2019 की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था, तो SITMEX के पहले संस्करण 2019 में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना द्वारा होस्ट किया गया था। ठीक है, तो आप ये भी नोट कर सकते हो। इसके बाद में आगे देखना है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री है वो है प्रायत
चान ओ चा, ठीक है। इसकी राजधानी है बैंकॉक, ठीक है। मुद्रा है बेहत। और इसके बाद में देखेंगे अपन सिंगापुर की, तो मुद्रा है डॉलर और राजधानी है सिंगापुर, और यहाँ के पीएम है ली हिसियन लुंग, ठीक है, ली हिसियन लुंग। ये आपको कंप्लीट नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 4, भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है 9वां P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारतीय नौसेना को 2016 में हस्ताक्षरित 4 अतिरिक्त विमानों के लिए अमेरिका के साथ किए एक जो है लगभग $1 बिलियन के सौदे तहत अपना 9वां बोइंग P-8I लंबी दूरी की समुद्री खोजी और एंटी पनडुब्बी युद्ध जो है ये है वो इसको दे दिया गया है भारतीय नौसेना को, ठीक है। भारत जिसने पहली बार 8 के लिए ये एक जो है इसके अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। इसके बाद में 2009 में इस तरह के पहले सौदे के अलावा सरकार से सरकार मार्ग के तहत अमेरिका के साथ 6 और P-8I के सौदे पर बातचीत है वो जारी है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट है, ये आपको नोट करना है, इतना कंप्लीट नोट करना है, और ये भी आपको नोट कर लेना है इतना, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा इसको रीड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में देखोगे तो सेंस 3 को 2021 में भारत को सौंपने का कार्यक्रम है, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पॉइंट आपको नोट करना है, नौसेना स्टाफ के जो अध्यक्ष है या जो वो है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, ओके। इसके बाद में आगे चलते हैं। सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है 15वां G20 शिखर सम्मेलन। सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है 15वां G20 शिखर सम्मेलन, ये आपको नोट कर लेना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो 15वां G20 शिखर सम्मेलन है वो किस देश ने इसकी अध्यक्षता की, तो वो की सऊदी अरब ने। 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, यानी किया गया है। सऊदी अरब के सुल्तान है सलमान बिन जो अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, ये आपको कंप्लीट नोट कर लेना है। सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, सऊदी अरब की है ये, ठीक है। इसके बाद में ये इसका थीम था, इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन को है ये इसके जो था थीम था, इसके ऊपर इसका कार्य हुआ है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है पूरा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में G20 शिखर सम्मेलन का फोकस है ये कोविड-19 में समावेशी, लचीले और स्थायी रिकवरी करना, और नेताओं ने महामारी संबंधी तैयारियां और नौकरियों को बहाल करने के तरीकों और साधनों पर भी विचार विमर्श करना है, ठीक है। इसके बाद में आगे इसको देखोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 सदस्यीय देशों में यूरोपीय संघ, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंधित राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के साथ शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि G20 में किसने अपनी तरफ से भाग लिया, तो वो लिए हमारे पीएम, ठीक है। इटली 1 दिसंबर 2020 को 16वें G20 की अध्यक्षता भी करेगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। इटली है ये 1 दिसंबर 2020 को 16वें G20 की अध्यक्षता करेंगे। 15वें की किसने की, सऊदी अरब ने। 16वें की कौन करेगा, इटली करेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे है पॉइंट हमारा, LIC ने लॉन्च की है अपनी पहली डिजिटल ऐप आनदाना, ठीक है, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की है, ठीक है। इस एप्लीकेशन का आपको नाम नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो इसको थोड़ा आपको देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। LIC के जो अध्यक्ष है वो है MR कुमार, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 को, ठीक है। यानी ये हमारे स्टैटिक के जीके है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7 है, मत्स्य विभाग ने पहली बार प्रदान किया है मत्स्य पुरस्कार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मत्स्य पालन विभाग ने विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर पहली बार मत्स्य क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले और इस क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाले को पुरस्कार प्रदान किया है, ठीक है। 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, संगठनों और जिलों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके बाद में आप आगे देखोगे तो अगला आपका पॉइंट है 8 जो है, शाह को आदित्य विक्रम बिरला
जो कला शिखर है पुरस्कार से किया गया सम्मानित। जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को साल 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला जो कला शिखर पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है। साथ ही नाट्य शास्त्र के 2 उभरते सितारे नील चौधरी और जोखानिक को आदित्य विक्रम बिड़ला कालीकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय था वो था थिएटर। ठीक है, ये भी आप इसको नोट कर सकते हो। इतना पॉइंट आपको पूरा कंप्लीट नोट करना है। ठीक है। इसके बाद में देखोगे तो संगीत कला केंद्र द्वारा 1996 में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर और कला किरण पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। ये भी हमारा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसकी स्थापना 1973 में आदित्य विक्रम बिड़ला है उनके द्वारा की गई थी, जिन्होंने थिएटर और प्रदर्शन कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर 9 है, नासा ESA ने सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह का किया है लॉन्च, सफल लॉन्च किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने बढ़ते वैश्विक समुद्र के स्तर की निगरानी करने के लिए कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये आपको पॉइंट कंप्लीट नोट कर लेना है। ठीक है, संयुक्त अमेरिकी यूरोपीय उपग्रह ने कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग एयर फोर्स बेस से स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से इसकी बढ़ी है उड़ान। ठीक है, ये आप पॉइंट ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखोगे तो थोड़ा इसको रीड कर लेना है अच्छे से, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, तो थोड़ा आपको इसको देख लेना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये आप इसको नोट कर लोगे। ठीक है, इसके बाद में ये देखना है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशंसक है वो है जिम ब्रिडेनस्टाइन। ठीक है, जिम ब्रिडेनस्टाइन है ये इसके प्रशंसक है। ठीक है, नासा के। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट और आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में पॉइंट नंबर 10 है, EIU ने जारी किया है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी इसका फुल फॉर्म है EIU ने साल 2020 के दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग जारी की है, जो उनकी जीवित का लागत पर आधारित है। सूचकांक 133 शहरों पर तैयार किया गया है। ठीक है, जिसमें हांगकांग चीन का जो देश मतलब जो चीन देश है उसका शहर है हांगकांग, और पेरिस है जो है फ्रांस का, और ज्यूरिख है जो स्विट्जरलैंड का सबसे महंगे शहरों के रूप में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में अगर आपने थोड़ा सा रीड और कर लेना है, रिपोर्ट को 138 वस्तुओं की कीमत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो जीवित बिताने हर दिन उपयोग की जाती है, और कोविड के कारण उस देश की मुद्रा के गिरने या बढ़ते मूल्य के अनुसार शहरों को रैंक किया गया है। ठीक है, इसके बाद में जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय है ये है लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और इसकी स्थापना है ये हुई थी हमारे 1946 में। यानी ये आपको 2 पॉइंट फिर से और नोट करना है। ठीक है, साहित्य अकादमी विजेता शेख ख्वाजा हुसैन की डेथ हो चुकी है। ठीक है, ये कौन थे तो इसके बारे में आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के था जो है उसके अंदर हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक थी गाली रंगू, उसके लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में दिया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको रीड कर लेना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में है नैनीताल जिले में स्थापित किया गया है भारत का पहला मॉस गार्डन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तराखंड का जो जिला है नैनीताल, वहाँ पर पहला मॉस गार्डन है वो स्थापित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग ने नवनिर्मित मॉस गार्डन को लोगों को समर्पित कर दिया गया है। इस गार्डन के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा उद्यान है जो कुमाऊं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, मॉस गार्डन जिसे बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा है। इसका उद्घाटन वाटरमैन ऑफ इंडिया जो राजेंद्र सिंह हैं उनके द्वारा इनका किया गया है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है और इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है। इसके बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है वो है कौन? ये अपने त्रिवेंद्र सिंह हैं। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। ये आपको 2 पॉइंट फिर से और नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में आगे पॉइंट है हमारा भारत 2023 में करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। भाई पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
भारत है ये 2023 में करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत है वो 2023 में करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। भारत 2023 में होने वाले G20 ग्रुप के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत 2022 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था, लेकिन भारत और इंडोनेशिया ने G20 के अपने मेज़बानी वर्ष में अदला बदली की है, क्योंकि इंडोनेशिया को 2023 में दक्षिण पूर्व एशियन देशों यानी जो आसियान है उसकी अध्यक्षता भी करनी है, जिसके चलते ये बदलाव किया गया है। तो आपको एक पॉइंट और भी नोट करना है कि 2023 में है वो मतलब जो है ये करने वाला था इंडोनेशिया जो है अपना दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है उसकी अध्यक्षता करने वाला था, लेकिन वो अब करेगा 2022 में, ठीक है। इसके बाद अब G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में करेगा ब्राज़ील। यानी ये आपको कंप्लीट आपको नोट कर लेना है। इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2021 में करेगा इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत, 2024 में करेगा ब्राज़ील, ठीक है। इसके बाद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है अपने रविशंकर प्रसाद जी ने संयुक्त जो अपना अमेरिका है और ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग में UMANG मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कंप्लीट नोट कर लेना है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद में कोरोना के चलते रद्द किया गया है 5वां इंडिया इंटरनेशनल चेरी जो बोलसम महोत्सव है, ये इसको इस साल नहीं होगा, ठीक है। 5वां इंडिया इंटरनेशनल चेरी बोलसम महोत्सव है, कोविड-19 महामारी के कारण इसको हटा दिया गया है, ठीक है। यह फेस्टिवल हर साल मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और देख लेना है इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लेना है इसको। अब देखते हैं मेघालय के मुख्यमंत्री है तो ये है कॉनराड संगमा और यहाँ के जो गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक, राजधानी है शिलोंग। यानी ये आपको 3 पॉइंट स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट करना है, ठीक है। इसके बाद में भारत सिंगापुर समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 है, उसका जो समुद्री अभ्यास है उसके 27वें संस्करण का आयोजन 23 से 25 नवंबर 2020 तक अंडमान सागर में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 के 23वें संस्करण का जो है वो 23 से 25 नवंबर 2020 तक अंडमान सागर में किया जा रहा है। सॉरी। भारतीय नौसेना सिम्बेक्स के 2022 के संस्करण की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच सिम्बेक्स अभ्यासों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। 2020 का जो है ये 27वां संस्करण है, 1994 से ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा वो रीड कर लेना है, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं और लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद में नौसेना के जो प्रमुख है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन हर बार अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। इसके बाद में मलेशिया ने की है वर्ष 2020 में एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन 2020 इकोनॉमिक्स लीडर्स की बैठक में मलेशिया प्रधानमंत्री है मुहिद्दीन यासीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है, ठीक है। यानी मलेशिया ने एपेक 2020 की अध्यक्षता की है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पहला मौका था जब सभी 21 एपेक इकोनॉमिक लीडर्स कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली बैठक में शामिल हुए थे, ठीक है। 2020 का जो एपेक समिट है का समापन है ये एपेक पूर्तज्या विजन 2040 को अपनाने और 2020 क्वालपुर घोषणा के साथ हुआ है, ठीक है। एपेक समिट 2021 की मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा, तो 2021 में कौन करेगा? न्यूजीलैंड करेगा। 2020 में किसने की है? मलेशिया ने की है, और मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? मुहिद्दीन यासीन, ठीक है। यह दूसरा मौका होगा जब मलेशिया ने एपेक बैठक की मेजबानी की थी, और इससे पहले मलेशिया ने 1998 में जो है इसकी मेजबानी की थी, ठीक है। ये दूसरा मौका है, ठीक है। एपेक मलेशिया 2020 का जो थीम है ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, कंप्लीट नोट कर लेना है इतना पूरा,
ठीक है। इसके बाद में आरबीआई ने मता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया है 6 महीने का प्रतिबंध। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र के जालना जिले के मता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन करने पर 6 महीने का बैन लगाया है। ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए, ज़्यादा इसके बारे में अपने को पता नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि आरबीआई ने मता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया है 6 महीने का प्रतिबंध। ठीक है। इसके बाद में अगर रीड करना चाहूँ तो थोड़ा रीड कर लेना इसको। ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। आरबीआई के जो गवर्नर है 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। 24वें कौन थे, 23वें कौन थे, ये मुझे आप बता दोगे। ठीक है। मैं आपको बहुत बार ये बता चुका हूँ। आरबीआई के उप गवर्नर है वो है बीपी कानूनगो, एमके जैन, एमडी पात्रा और जो राव है वो है। आरबीआई के मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। यानी ये आपको 3 पॉइंट और नोट कर लेना है। इसके बाद में इसरो के अध्यक्ष के सिवान को दी गई है डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डायरेक्टरेट की उपाधि। ठीक है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डायरेक्टरेट की उपलब्धि प्रदान की गई है। ठीक है। विशेष जो अपना है विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपलब्धि भी है, ये इसको प्रदान की गई है। ठीक है। इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है। इसके बाद में ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे है डेनियल मेदवेदेव ने डोमिनिक थिएम को हराकर जीता है एटीपी टूर 2020 का खिताब। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेनियल क्या नाम लिखा है, डेनियल मेदवेदेव ने डोमिनिक थिएम को हराकर जीता है एटीपी टूर 2020 का खिताब। टेनिस खिलाड़ी है डेनियल मेदवेदेव जो कहाँ के, रूस के है। डोमिनिक थिएम कहाँ के, ऑस्ट्रिया के हैं, जो हराकर लंदन में आयोजित हो रहा था 2020 एटीपी टूर है, ये फाइनल है। इसने किसने जीता है, डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक है। ये उनके करियर का सबसे बड़ा खिताब है। ठीक है। 24 वर्षीय खिलाड़ी इस वर्ष विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहेंगे। फिर दूसरी बार डबल फाइनल में डच क्रोएशियस जोड़ी जो वेस्ले कुलहोफ और निकोला मेकिटक ने जुगेन मेलिंजर और जो रोजर वेस्लिन है उसको हराकर अपना पहला खिताब जीता है। ठीक है। आगे है राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 2020 है, ये 16 से 22 नवंबर तक मनाया जा रहा है। ठीक है। देश भर में 16 से 22 नवंबर 2020 तक जो 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह नेशनल फार्मेसी वीक मनाया गया है। NPW 2020 का थीम था, जो आपको नोट कर लेना है। ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, थीम है, ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है। इंडियन जो अपना फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है यानी IPA द्वारा हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह में NPW का आयोजन करती है। ठीक है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों को समाज में फार्मास्यूटिक्स की उपस्थिति के बारे में जागरूक करना और पंजीकृत फार्मासिस्टों द्वारा दवाओं, उनके उपयोग और हैंडलिंग और वितरण के संबंध में निभाई गई भूमिका को चिन्हित करना है। ठीक है। इसके बाद में अपना जो इसके अध्यक्ष है वो है टीवी नारायण, स्थापना कब हुई थी 1939 में। यानी ये आपको 2 पॉइंट और फिर से नोट कर लेना है। ठीक है। इसके बाद में AAI मना रहा है विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 के दौरान विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 के दौरान विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। पूरे भारत में AAI द्वारा नियंत्रित सभी हवाई अड्डों और ANS स्थानों पर सप्ताह भर उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है। थोड़ा सा रीड कर लेना, इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। इसके बाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो अपने मंत्री है वो है हरदीप सिंह पुरी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना कब हुई थी 1 अप्रैल 1995 को और इसके अध्यक्ष है वो है सिंह जी। ठीक है। ये आपको 4 पॉइंट फिर से नोट कर लेना है। ठीक है। ये आपको 4 पॉइंट फिर से नोट कर लेना है। इसके बाद में आगे करते हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री जो है इनकी डेथ हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के असम में 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण जी है, उनकी डेथ हो चुकी है, जो 2001 से 2015 के बीच असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वे असम के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा गोगोई ने 1991 और 1996 के दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है।
असम में किया गया है पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना है। असम में किया गया है पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन। गो अष्टमी के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में एक गो शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। अस्पताल 30 किलोमीटर के दायरे में सेवा देगा। इस आश्रय घर में 368 गाय हैं। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा असम के बारे में जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी, और असम के लोक नृत्य है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो है बिहू नृत्य, बगरुम्बा, भोरतला और झूमर नृत्य। यानी ये आपको कंप्लीट नोट कर लेना है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।